अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। तो जनाब आज मौसम जो है वो खासा क्लियर हमें बाहर नजर आ रहा था। मैं भी इतवार से ही कहती कि प्रोग्राम की ओपनिंग करेंगे तो इस बारे में लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि उसके अलावा जो हमको गाइड करने जा रहे हैं वो एक खबर है जिसमें भरपूर हकीकत मौजूद है और उसका जिक्र आप लोगों से करना इसलिए बहुत जरूरी है कि ये तो मौसम वैसे नॉर्मली हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करनी है ये पूरे खित्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इस वक्त आलमी दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुकी है, जिसके सबूत अमेरिका, भारत, कनाडा, बरतानिया और पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। सेक्रेटरी खारजा ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात में भारत मुलव्वस है। बिल्कुल ऐसे ही है और सिर्फ इस खित्ते को ही इस परेशानी का सामना नहीं है, बल्कि जिस तरह से आपने दुनिया के दूसरे ममालिक का जिक्र किया है, अब यूरोपीय ममालिक की तरफ भी रुख कर रहा है हिंदुस्तान, और वहां पर भी इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो की गई हैं। कनाडा में जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई उसके प्रूफ वहां पर मौजूद थे, और अभी जो इतलात हैं वो ये है कि अशोक कुमार और योगेश कुमार नामी शहरियों ने यहां पर अपने एजेंट्स को रुकूमत देकर कत्ल कराए हैं, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारजा सारिस काजी के मुताबिक हमारे पास 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दिका सबूत मौजूद हैं, और उस कातिल के इंडिया से मुसद्दिका लिंक भी मिल चुके हैं। शाहिद लतीफ को मारने के लिए इंडियन शहरी योगेश कुमार ने यहां मुकामी कातिल को हायर किया और फिर शाहिद लतीफ को कत्ल करवाया गया। बिल्कुल, सेक्रेटरी खारजा ने यह भी बताया कि टारगेट किलर उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की टीम बनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उमैर को साथियों समेत अब गिरफ्तार कर लिया है। उमैर 12 अक्टूबर को मुल्क से बाहर फरार हो रहा था जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने यह भी बताया गया कि दूसरा केस मोहम्मद रियाज का है, जिसे रावला कोर्ट में फजर के वक्त कत्ल किया गया, और फिर तफ्तीश से मालूम यह हुआ कि अब्दुल्ला अली नामी किलर ने मोहम्मद रियाज को कत्ल किया, जो कि सितंबर को हुआ। यह भारतीय दहशतगर्दी जो भारत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का जिम्मेदार भारत, सबूत मिल गए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून मकबूल तरीन जमात आईपोर का सर्वे। IMF का मुतालबा, गैस मजीद महंगी करो। दिलकश और खूबसूरत मुरब्बा जात के फायदे ही फायदे। तो जनाब, आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम जो है वो तैयार कर ली है, और मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगी। और अब आपसे आईपोर का एक सर्वे भी है जो कि शेयर करना चाहेंगे, कि जिसमें 45% ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है। बिल्कुल, डिफरेंट सर्वेज डे बाय डे हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के एतबार से अभी दूसरे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही है। मुल्क की मुआशी और सियासी बहरान के हल की बात करें तो उसके लिए भी 45% का जो एतमाद है वो इस वक्त नवाज शरीफ पर है, और 51% ने आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई भी की है। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम की बात करें तो उसमें भी बहुत तेजी आ रही है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि जलसे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी गुजरात में एक्टिव दिखाई दिए, सियासी ताकत का मुजाहरा किया, जलसा आम से उन्होंने खिताब किया और कहा कि ये किस किस्म की जमहूरियत है कि एक जमात का मंशूर ही अभी तक सामने नहीं आया है, और वो जमात जो कि अपने उम्मीदवार को चौथी बार वजीर आजम बनाना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस मंशूर का इंतजार सभी को है। खैर, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मंशूर पर काम चल रहा है। वो बता ही नहीं सकते कि अगर उन्हें खुदा न खास्ता किसी न किसी तरह चौथी बार मौका मिला तो वो करेंगे क्या। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि पानी PTI ने कहा है कि हम किसी सूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। वो मदद मांग रहा है तो उनसे मांगे जिनसे मिलकर 16 माह की हुकूमत की। बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं कि आज एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं, लेकिन पहले भी ये बात की जाती रही है PDM की हुकूमत से पहले भी, और अभी ये बातें की जा रही हैं कि दोनों पार्टीज अंदर से एक ही हैं। गुड कॉप और बैड कॉप का जो खेल है वो खेला जा रहा है सिर्फ। तो मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब किया शहबाज शरीफ ने। उन्होंने बिलावल भुट्टो की बात का जवाब देते हुए कहा कि 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। जब नवाज शरीफ को आप लोगों ने 2013 में अक्सरियत दी थी तो धरना
शुरू हो गया था और फिर साजिश के जरिए 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी गई थी। तो अब वो जो शिकवे शिकायत का सिलसिला है पीपल्स पार्टी कर रही थी पहले, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून जो है शायद उनके भी सबर का पैमाना लबरेज हो गया, तो अब जवाब जाने शुरू हो गए। बिल्कुल, अब ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी की मुसलसल तनकीद की वजह से मुस्लिम लीग नून के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। और मरियम नवाज ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में आजकल कुछ ऐसी जमातें भी आई हुई हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 बरस हुकूमत की, लेकिन उनके पास गिनवाने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं थे। वो पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, उन्हें नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि इस वक्त नाराज हैं मुस्लिम लीग नून से, वो मौजूदा इलेक्शन को ही बेमकसद करार दे रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल इस पर गुफ्तगू करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सोहरवर्दी साहब। सोहरवर्दी साहब, ये जो आईपोर का सर्वे सामने आया है, इस सर्वे को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे रहनुमा ये भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सर्वे अपनी हैसियत नहीं रखते, दूध का दूध और पानी का पानी 8 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन आईपोर की क्रेडिबिलिटी को आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन इलेक्शन से पहले सर्वे आने का एक सिलसिला पूरी दुनिया में मौजूद है। इस पर पैमरा ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन हमारे सहाफी दोस्त जो हैं वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा कि जी सर्वेज की इजाजत होनी थी। अब अदालती इजाजत से ये सर्वेज आ रहे हैं, किसी को पसंद आ रहे हैं, किसी को नहीं पसंद आ रहे हैं, किसी की मर्जी के हैं, किसी की मर्जी के नहीं हैं। लिहाजा जिनकी मर्जी के नहीं है वो सर्वे करने वाली कंपनी की साख पर सवाल उठा लेते हैं, जिनकी मर्जी के हैं उनके नजदीक ये बड़े मुकद्दस सर्वे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो इस वक्त पंजाब में तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ही बड़े जलसे नजर आ रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन हो जाए या मरियम नवाज के हों या नवाज शरीफ का ननकाने का, हाफजाबाद का या जलसा देखा जाए तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के ही जलसे बड़े नजर आ रहे हैं जिनको कहा जा सकता है कोई इंतखाबी जलसे हैं। बाकी किसी और जमात के कोई इतने बड़े जलसे तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। फिर सर्वे और इंतखाबी सरगर्मियां अगर आपस में मैच करें तो फिर कहा जा सकता है कि सर्वे ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि नतीजा 8 फरवरी को आएगा और वोट वही है जो बैलेट में है, जो ट्विटर पे है, जो इंस्टा पे है, जो टिकटॉक पे है, वो वोट नहीं है, वोट वही है जो बैलेट में है। ठीक है, तो सोहरवर्दी साहब आप क्या समझते हैं, जैसा से बानी पीटीआई ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो की मदद वो नहीं करेंगे, ये दोनों जमातें अंदर से एक ही हैं, सिर्फ अभी जो जिसे कहा जाता है एक तनकीद की जा रही है वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाई जा रही है। बिलावल वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को ये कहते दिखाई देते हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ की सियासत के अगेंस्ट हैं या उनकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हैं, उनका वोट बैंक वो कैश कराना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। देखें, ये इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे हो रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुखालफिन है। बिलावल नवाज शरीफ के मुखालफिन का वोट लेना चाहते हैं, चाहे वो वोट तहरीक इंसाफ के सूरत का वोट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी और का हो, लेकिन वो नवाज शरीफ के मुखालफिन का वोट लेना चाहते हैं। इमरान खान की पंजाब में सियासत बिन एंटी नवाज ही थी, क्योंकि पंजाब में या नवाज शरीफ है या तहरीक इंसाफ है। अभी हमें पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी के ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स तो नहीं नजर आते कि मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आप मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी के जीतने कोई ऐसे 20 कैंडिडेट्स के नाम बताएं जो सीटें जीत सकते हैं, तो आपके लिए भी वो 20 नाम लेने मुश्किल हो जाएंगे 141 सीटों में से। तो इसलिए अभी भी मुकाबला तो पीटीआई के आजाद अरकान और नून लीग के दरमियान है। बिलावल खुद को रेलेवेंट रखने के लिए उसमें पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जमात का है तो ऐसा वोट बैंक मौजूद नहीं है जिससे वो नून लीग को चैलेंज कर सकें। उन्हें उसके लिए मदद चाहिए और वो तहरीक इंसाफ के वोटर की मदद दे रहे हैं। अभी एक और सवाल है, तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा कैरेक्टर शो किया है कि लोग उसको सॉफ्ट बैली समझते हैं। पहले उसके सारे लीडर भाग गए पार्टियां छोड़ के, ऐसा हमने कम सियासी जमातों में देखा है कि इतनी ज्यादा तादाद में जो लीडर हैं वो यकदम पार्टी छोड़ दें जी। अब लोगों का ख्याल है जैसे लीडरों ने छोड़ी है वैसे वोटर भी छोड़ देगा, तो एक सॉफ्ट बैली के तौर पे उस पर हमला किया जा रहा है। 8 फरवरी को पता लगेगा क्या होगा।
सही। अच्छा, ये भी बताएगा सोहरावर्दी साहब कि खुद आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं बिलावल अभी भी जब आए थे तो बड़ा भरपूर जलसा करके गए हैं, और इसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों पर वो तकिया किए हुए हैं। किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे चलकर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाए। देखिए, हुकूमत बनाने के लिए 169 से 172 के दरमियान लोग चाहिए होंगे, जो अभी अंदाजा है। अगर कुछ लोग सीटें छोड़ देंगे तो ये फिगर 167 168 में आ जाएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में 167 172 सीटें जीतने की पोजीशन में है, तो बता दिया जाए। और अगर नहीं है तो फिर उन्हें यकीनन, अगर उन्होंने वजीर आजम बनना है तो मदद की जरूरत है। क्या पीटीआई के आजाद अरकान जो जीतेंगे वो पीपल्स, जो पंजाब से जीतेंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी में जाना चाहेंगे या नून लीग की हुकूमत में के साथ जाना चाहेंगे? अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन रही हुई तो मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे नून लीग को छोड़ के। केपी के जो आजाद अरकान जीतेंगे वो वहां पीपल्स पार्टी का फैसला क्यों करेंगे, क्योंकि वहां और स्टेक होल्डर्स हैं। वो आजाद उम्मीदवार टिकटें भी पीटीआई ने उन्हीं लोगों को दिए हैं जिन्होंने 16 माह से लेकर 2 साल तक इंतहाई मुश्किल हालात गुजारे हैं। आपको लगता है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद अब ये लोग जाकर किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? मतलब जितना टफ टाइम वो देख चुके हैं उसके बाद अब तो उनके लिए ये राह निजात है आने वाले इलेक्शन। देखिए, हिमायत के बहुत से तरीके होते हैं। वैसे अगर आपको ये कहूं कि राजा रियाज के साथ जो 20 लोग थे उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट तो नहीं डाला था, वो तो अलग ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ गए थे, लेकिन एक हिमायत तो नजर आई है। पार्लियामान के अंदर हिमायत करने के बहुत से तरीके और रास्ते मौजूद होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप वोट ही डाल के हिमायत कर रहे हैं। हिमायत प्रोसेस को चलाने में भी हो सकती है, हिमायत अगर उस वक्त हलफ उठाने में भी हो सकती है। हिमायत के बहुत से तरीके हैं और रास्ते हैं पार्लियामान के अंदर जो निकल आते हैं। किसी कानून साजी पर हिमायत हो सकती है, किसी और चीज पर हिमायत हो सकती है इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो लिहाजा उसके बहुत से रास्ते हैं। आप कैंडिडेट नहीं पुट करते अपना, वो भी तो हिमायत है। फर्ज कर लें पीटीआई के आजाद अरकान जो है वो वजीर आला या वजीर आजम के इंतखाब का बाइकाट कर देते हैं हलफ उठाने के बाद, तो वो भी तो एक हिमायत है। फर्ज कर लें वो ऐसा करते हैं जैसे जब सदारती इंतखाब हो रहा था आरिफ अलवी वाला, अगर पूरी ऑपोजिशन मिलकर एक कैंडिडेट देती तो आरिफ अलवी नहीं जीत सकते थे, लेकिन 2 कैंडिडेट्स हो गए, इत्तेजाज हसन और मौलाना फजलुर रहमान, ऑपोजिशन डिवाइड हो गई, आरिफ अलवी का रास्ता बन गया, पीटीआई अपना सदर ले आई। ये भी हो सकता है कि उस वक्त अगर ऑपोजिशन जो भी है वो इकट्ठी नहीं होगी और 1.5 इंच की मसाजिद होंगी तो जो सिटी गवर्नमेंट होगी उसका फायदा होगा। तो रास्ते तो बहुत से होते हैं। ठीक है मुज़फ़्फ़र साहब, अभी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद ये की जा रही है कि जो मैनिफेस्टो अभी तक अपना वो पेश नहीं कर पाए हैं, पंजाब की सबसे बड़ी जमात उन्हें कहा जाता है, और यही कहा जा रहा है, जो सर्वेस देख रहे हैं या जो बातें हो रही हैं कि आने वाली हुकूमत भी वही बनाने जा रहे हैं, अभी तक अपना मैनिफेस्टो पेश नहीं कर सके हैं। वजह क्या समझते हैं? इरफान सिद्दीकी ही वजह होंगे कि वही मैनिफेस्टो लिख रहे होंगे? बिलावल हर तकरीर में यही बात करते हैं कि इतनी बड़ी जमात है, चौथी बार वजीर आजम बनने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अपना मंशूर अवाम को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ तनकीद हो रही है तो वो पीटीआई की पिछली हुकूमत पर हो रही है। देखिए, वैसे तो मंशूर जो मेरा इल्म है नाकस, उसके मुताबिक 27 तारीख को आना तय है। अब मंशूर आप क्या देते हैं? आप कोई पुराना मंशूर नहीं दे सकते क्योंकि हालात नए हैं, मसाइल नए हैं। मंशूर में तो आपने मुल्क की मसाइल का हल देना होता है। इस वक्त तो मेरा मतलब है कि आप मुल्क में 300 यूनिट बिजली मुफ्त, इलेक्शन के नारे तो आप दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं, लोगों को 1 करोड़ नौकरियों से लेके 50 लाख घर तक का नारा देते हैं, लेकिन वो कोई मंशूर तो नहीं था ना। इसी तरह 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा भी कैसे कर देंगे? तनख्वाहें डबल कर दूंगा कैसे कर देंगे? मुल्क इन मसाइल का शिकार है, आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरी जो मालूमात हैं, मुस्लिम लीग नून एक संजीदा कोशिश कर रही है कि असल वो बात की जाए जो अमल की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत आ सकती है। जब आपको पता हो आपकी हुकूमत नहीं आ सकती तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक इतना आसमान से तारे तोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी तो हुकूमत आनी नहीं है। तो जिनकी आनी है उन्हें तो पता है ना वो बात करनी है जो की जा सके, वो नहीं करनी जो नहीं ना की जा सके। मेरे ख्याल में 27 को मंशूर आ जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि वो क्या कमिट कर रहे हैं और क्या नहीं कमिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार मुज़म्मिल सरवरदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा ज्वाइन करें।
वेलकम बैक। 2 हफ्ते बाद होने वाले आम इंतखाबात के जरिए कौम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल तक कौन लोग कौमी सूबाई असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और पाकिस्तानी कौम के लिए ये आज का यकीनन अहम तरीन सवाल होगा कि क्या इंतखाबी मंशूरों में किए जाने वाले जो सुनहरी मुस्तकबिल के वादे हैं वो इस फैसले की बुनियाद बन सकते हैं। जिस तरह से 300 यूनिट फ्री देने की बातें की जा रही हैं, कुछ मकानात देने की बातें की जा रही हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई थी जो कि हमने आपके साथ शेयर भी की थी, जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने सियासी हरीफों की निस्बत पिछली 3 दहाइयों में मईशत को संभालने में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी। और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच का भी ये कहना है कि पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों तक IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी, यानी कि IMF की जो मजीद शर्तें हैं महंगाई करने की वो अभी भी हम पर बरकरार रही। बिल्कुल, और FBR ने ताजरों को टैक्स नेट पे लाने की स्कीम जो है वो फाइनल कर ली है। बहरहाल स्कीम के तहत इलेक्शन से पहले ताजरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, और FBR ने स्कीम पर अमल दरामद के लिए ताजरों के रजिस्ट्रेशन की गर्ज से ताजर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार की है। अब मोबाइल ऐप के तहत टैक्स नेट से बाहर ताजरों को ताजर दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत IMF की शराइत को पूरा करने के लिए फरवरी के वस्त में गैस की कीमतों में एक बार फिर 41% तक इजाफे के बारे में बात करती हुई नजर आ रही है। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सर, ये IMF के प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की मईशत में नो डाउट इस्तेकाम तो आया, लेकिन क्या वजह है कि IMF के चुंगल से निकल ही नहीं पा रहे हैं और आने वाली हुकूमतें भी कहीं ना कहीं आगे चलकर IMF पर ही इन्हिसार करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। सो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 6 माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के रिजर्व्स $3 अरब से $8.5 अरब के करीब चले गए। आज $8.27 बिलियन के रिजर्व्स हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इस्तेहकाम रुपए की मूवमेंट में, बल्कि रुपए ने गेन भी किया है अगेंस्ट द डॉलर। पाकिस्तान की जो थोड़ी सी करंट अकाउंट है, यानी कि बैरूनी खसारा है, वो भी संभला है। पाकिस्तान में थोड़ी सी इन्फ्लेशन टेपर हुई है ऑन द डाउनवर्ड साइड। 38 से वी आर बैक टू अबाउट 29%। स्टिल इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड। और थोड़ी सी फिस्कल साइड जो है आपकी, यानी कि मालियाती खसारा भी संभला है। कुछ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी वापस आया है। स्टॉक एक्सचेंज में भी पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड है उसमें भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक इसकी मेन वजह ऑफ कोर्स IMF का प्रोग्राम, उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, और दूसरी वजह ऑफ कोर्स जो एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ मेजर्स लिए जिसमें स्मगलिंग को रोकने की कोशिश, आपको होर्डिंग पे कुछ काबू पाना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हैंडल करना, डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ना। सो कहने का मकसद यह कि ये शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम है, ये जो मेजर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्होंने अपना काम किया है। पर चूंकि लॉन्ग टर्म अभी भी पाकिस्तान के कलीदी मसाइल, चाहे वो एक्सटर्नल नीड्स हो हमारी जो डॉलर की हैं, या हमारे मालियाती खसारे को ठीक करने की के काम हो, या ग्रोथ को ठीक करना हो, एनर्जी को करना हो, हम अभी भी IMF की हेल्प के बगैर, यानी कि नेक्स्ट IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को करना जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन फराहम करेगा। अगर नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी ज्यादा होगी। सो आइडियली तो हमें मार्च अप्रैल में जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तो एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी चाहिए और उनके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, और फिर इम्पोर्टेंटली बजट भी उन्हीं पैराहों में देना चाहिए जिससे IMF के साथ हम आगे बढ़ सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कुछ रोज पहले, वो हमने शेयर भी की थी, और उसमें ये बताया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की अगर बात करें तो उनकी जो 3 दहाइयां हम देखते हैं पिछली, उसमें सबसे ज्यादा मईशत को अगर संभाला है तो नवाज शरीफ ने संभाला है। आपने इन तीनों पार्टीज के साथ काम किया है, आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस तरह देखता हूं कि जो PMLN है उसके सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के चूंकि बहुत हुए और फिर CPEC की फंडिंग आई, तो एक चीज दिखाई देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में उन्होंने एक रोल प्ले किया। अगर आप PTI को देखें तो उन्होंने ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो कार्ड्स का इजरा किया, फिर ट्री प्लांटेशन, एनवायरनमेंट पे उनका जोर रहा, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की। जो PPP थी मैं समझता हूं कि उन्होंने जो इस्लाहात हैं लेजिस्लेटिव उस पे काम किया और कोशिश की कि हमारी जो
एम्पावरमेंट है फेडरल लेवल पे वो नीचे प्रोविंसेस पे चली जाए। देखिए काम तो हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो किया है, पर मसला ये है कि इनमें से कोई भी अभी तक जो पाकिस्तान की वो इस्लाहात हैं जो बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दें, यानी कि एनर्जी के यूनिट्स तो सब में लगे, शायद सबसे ज्यादा PMLN में लगे, ये बात दुरुस्त होगी, पर क्या उससे हमारा एनर्जी का मसला जो है वो हल हो गया है? ऐसा तो कतई तौर पे नहीं है। सो क्या जो बुनियादी तंजीम नौ है वो कोई पार्टी कर सकी है, या हम एज अ स्टेट एज पाकिस्तानी क्या ये काम कर सके? मेरा ख्याल है हम ये काम नहीं कर सके। सो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे तो इनको बहुत तंजीम नौ करनी पड़ेगी, जो भी हुकूमत संभालेगा, एनर्जी सेक्टर की भी, हमारे टैक्सेशन सेक्टर की भी, हमारे ग्रोथ के आर्किटेक्चर की भी, सो दैट लोग इस तरफ जाएं कि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, नए चैनल बने, एक्सपोर्ट के मौके आए, अपॉर्चुनिटीज आए, यूथ भी इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान में ही रहने में। सो ये बात तो कलीदी है कि काम करने के बावजूद हम वहां पे खड़े हुए हैं जहां पे बहुत तंजीमी ढांचे बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहब कुछ अपॉर्चुनिटीज तो विद इन द पाकिस्तान अभी भी मौजूद है, न जाने क्यों हुकूमत उन्हें हमेशा नेग्लेक्ट करती हुई नजर आई है। अभी एक FBR की तरफ से FBR दोस्त ऐप भी तैयार हुई है ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि उससे इस तरह 300 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा हो सकता है। लेकिन मीनवेल जिन अपॉर्चुनिटीज के वाले से आप भी बात करें और होती भी रही है, PIA है, उसका खसारा तो इससे भी कई गुना ज्यादा है। और फिर हम ये देखते हैं कि अगर PIA, स्टील मिल, ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो किसी न किसी हद तक हम लोग टैक्स पर काबू पाने में भी से मदद मिलेगी और अवाम पर टैक्स का बोझ डालना जो है वो भी किसी हद तक कम हो सकेगा। तो देखिए ना, आपने भी जो बात सामने रखी है वो यही है कि अभी भी टैक्सेशन नेट में कई ऐसे सेक्टर हैं जो अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे। सो ये है बुनियादी गुफ्तगू। PIA स्टेट की तहवील में रहते हुए बहुत नुकसान कर रही है, तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको प्राइवेट तहवील में दिया जाए ताकि जो स्टेट इसका 100-120 अरब का इस साल नुकसान भरेगी वो ना भरना पड़े। तो आपने बिल्कुल वही गुफ्तगू की है कि अब आम फहम जबान में भी लोग समझ गए हैं कि काम बुनियादी जो हैं वो करने पड़ेंगे ताकि ये नुकसानात भी कम हो और अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिले जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है या इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे टू इम्प्रूव, जिसे कहेंगे पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, एफिशिएंसी, लॉसेस कम हो। यही फ्यूचर है अगले 5 साल का। और फिर जो नए सेक्टर्स माइंस एंड मिनरल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम एग्रीकल्चर को बूस्ट देना चाह रहे हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो एक इम्पेटस यानी कि एक पुश फराहम करेंगे पाकिस्तान की उस ग्रोथ को और वेल्थ जनरेशन को जो हम चाहते हैं कि लोग अमीर हों, लोगों के पास पैसे आए, बट उस तक पहुंचने का जरिया स्टेट फंडिंग की बजाय जॉब अपॉर्चुनिटीज और नई क्रिएशन हो। आई थिंक दैट्स द मैंडेट पीपल हैव टुडे गिवन आर गोइंग टू गिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आए रोज यही सुनते रहते हैं कि कभी बिजली की कीमतें या गैस की कीमतें जो IMF के हम प्लान में हैं उसके तहत बढ़ाई जा रही हैं, तो फिर ये जो डिफरेंट पार्टीज हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये किस तरह से अपने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे? एक तो इनका ये चीज बताना जो है वो हिंट करता है, अगर इनकी हाथ लोगों की नब्ज पर है तो फिर आप ये समझें कि ये कह रहे हैं आपको कि बिजली के सेक्टर को जैसे कुछ ना कुछ किए बगैर ये सेक्टर नहीं चलेगा और इससे लोगों को बहुत तकलीफ है। सो टेक इट इन दैट वे। और वो ये पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग के उसमें या जोश खिताबत में या कहने में ये कह रहे हैं कि हम यहाँ ये करना चाहते हैं, उसको अमली जामा किस तरह पहनाया जाएगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट देयर एम्फेसिस के बिजली को कुछ करना है, मेरे लिए वही एक पॉजिटिव चीज है कि एटलीस्ट वो सोच रहे हैं इस तरफ। सही। अच्छा खाकान साहब, नवाज शरीफ ने अपने मौशी माहिरीन से मुलाकात की है और आवाम को रिलीफ देने की भी बात की गई है। आपको लगता है जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो महंगाई को रिवर्स करने में कोई रोल प्ले कर सकती है, या फिर अभी आगे चलकर हमें मजीद कुछ महीने या साल तक महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना होगा? क्योंकि नई हुकूमत आने वाली यही कहती है कि पिछली हुकूमत का बोझ जो कि हम उठा रहे हैं बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
हम कई दिहाइयों की गलतियों का बोझ उठा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि ना हम अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत, ना हम अपने मुल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि बिजली को सस्ती करने के लिए जो इंडिजिनस रिसोर्सेज यानी कि मुल्क में हमारे पास सूरज, विंड, पानी मौजूद है, उससे बिजली बनाना, हमारा इन्हिसार चूंकि ज्यादा इंपोर्टेड बिजली पर है। सो अगर वो बिजली में रिलीफ देना चाहते हैं तो ये कलीदी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। दूसरा रिलीफ ऑफ कोर्स, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टैक्स है और ये टैक्स गरीब आदमी पर ज्यादा पड़ता है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ने की जो शरह है 38 से अब 29 पे आ गई है, अगले 6 महीने में 18% पे आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें नीचे आ जाएंगी, इसका मतलब ये है कि कीमतों की बढ़ने की शरह में जो इजाफा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम दहाइयों का बोझ उठा रहे हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह यह भी तो है कि जो भी मुंतखब हुकूमत आती है उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते हैं। अगर पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो किस तरह से मामलात आगे चलेंगे? और ये बार बार हो रहा है, ऑन रिपीट चल रहा है मामला। ये बात आपकी दुरुस्त है। एक तो यह है कि जो हुकूमत आती है उसको बहुत प्रेपरेशन से आना चाहिए, क्योंकि मुल्क के मसाइल डीप भी हैं और मुश्किल भी हैं ठीक करने। क्योंकि 2-3 साल में ही एक अनपॉपुलैरिटी की लहर दौड़ना शुरू हो जाती है मुल्क में, इस तरह से कि लोग जो हैं वो डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। ये एक बात है। बाकी अवामिल भी पाकिस्तान में हैं, इसको कोई आप निगेट नहीं कर सकते, जिसमें जो प्रेशर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल प्रेशर्स, वो सब आ जाते हैं हुकूमत पर। अगर डिलीवरी इतनी अच्छी हो रही हो तो इन प्रेशर्स को काउंटर किया जा सकता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट मैसेज फॉर द गवर्नमेंट्स कि डिलीवरी नाउ विल बिकम द की टू स्टेइंग इन पावर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा ताजरों को जो टैक्स नेट में लाने की बातें हो रही हैं, वो तो हमने देखा कि माजी की हुकूमत में पीटीआई ने भी बड़ी कोशिश की है और हर गवर्नमेंट ये कोशिश करती हुई हमें नजर आती है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अगर जाए तो जो छोटे काश्तकार हैं, जमींदार हैं, वो अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं। आपको लगता है कि सब्सिडी उन्हें मिलनी चाहिए या फिर उन्हें भी टैक्स नेट में आना बहुत जरूरी हो चुका है? जो बड़े जिम्मेदार हैं वो हम देख रहे हैं कि वो तो टैक्स से बिल्कुल उनको इस्तिस्ना है। बिल्कुल। So I give credit to every government के अटेम्प्ट उन्होंने ये जरूर की है कि किसी तरह ताजरों पर टैक्स लगाया जा सके, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स हो या डायरेक्ट टैक्सेशन हो। एफबीआर को बिजली के नरखों से जो बिल आते हैं उससे मुंसलिक करके कलेक्शन की कोशिश की जाए। सो एवरी गवर्नमेंट इज राइट, बट हम सक्सेसफुल नहीं हुए। सो जो आपका पहला सवाल था उसका ये भी जवाब है कि कोशिश करने के बावजूद खड़े यही हैं कि आज भी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स शायद 4 अरब है पूरे मुल्क में, ये 21-22% है पूरे मुल्क की इकोनॉमी का। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, बोझ तो दोनों तरफ है। इन दो सेक्टर्स के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ ये लॉबिंग करना कि हम नहीं आएंगे नेट में, हम नहीं होंगे इस काम में मुंसलिक, तो फिर वो पाकिस्तान की रोड, पाकिस्तान की डिफेंस, पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान की सेहत, पाकिस्तान की एजुकेशन को भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने जा रहे हैं एक वायरल वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन की है और वहां पर पाए जाने वाले जंगली हयात, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत मशहूर हैं और उन सब में जो सबसे मारूफ है वो कैंगरूज हैं, जो कि उस मुल्क की एक खास निशानी भी है और वहां पर एक बड़ी तादाद में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे जानवर हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वाकया पेश आया है वो कैंगरू से मुतल्लिक ही है। बिल्कुल, लेकिन वो जो जानवर वहां पर पाए जाते हैं वो भी जरा मैं बता दूं। जहरीले सांप, बड़े बड़े मकड़े और व्हाइट शार्क्स, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बड़ी ज्यादा पाई जाती हैं। और फिर पैराग्लाइडर्स जोनाथन बिशप को उस वक्त एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब नमाडगी नेशनल पार्क में जमीन पर लैंड करते हुए उनका सामना एक कैंगरू जोड़े से हुआ। पहले तो ऑस्ट्रेलियन पैराग्लाइडर्स को लगा कि दोनों कैंगरूज बड़े दोस्ताना मूड में आके उन्हें वेलकम करेंगे, मगर जैसे ही वो करीब आए ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ क्या था? बिल्कुल हुआ ये है कि जोनाथन जमीन के करीब आया तो कैंगरू ने दौड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। कैंगरू ने जोनाथन को 2 मुक्के मारे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के, और उसके बाद वो वहां रुका नहीं है बल्कि वहां से भाग गया है। तो वो जोनाथन के साथ बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। लैंडिंग करते हुए उन्हें जो उनकी जो पिटाई हो गई है बिला वजह की,
और वो ये समझ रहे थे कि शायद कोई दोस्ती हो जाएगी इन कैंगरूज के साथ, तो ऐसा नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थे, आए हैं उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है और फिर वो चलते बने हैं। और ये मनाजिर वो जो उनके हेलमेट पर एक कैमरा नस्ब होता है, उसमें हमने देखा कि वो ये कैप्चर हो गए हैं, किस तरह से वो कैंगरू भागता हुआ उनकी तरफ आया है और उन्हें लगा था कि शायद ये एक बड़ा फ्रेंडली जेस्चर वाला कोई मोमेंट होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छी खासी मुझे लगता है उनकी ठुकाई हो गई है। एक जानवर से अगर आपको मुक्के पड़ते हैं, पहले भी हमने इस तरह की बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी है कैंगरूज की इंसानों से लड़ते हुए, तो एक जानवर बड़े ढीले हाथ से मारते हैं। जी बिल्कुल, अब ये तो जा सकते हैं कि कितनी को जोर से उन्हें पड़ा है और कितनी को उन्हें चोट भी आई है। बिल्कुल, और कई वीडियोस तो ऐसी हैं कि जिसमें कैंगरूस बॉक्सिंग करते हुए भी नजर आते हैं, बड़े ही एक्टिव से वो एक जानवर है। और जब मैंने कहा ना ढीले हाथ का थप्पड़ रिसीव करना, तो जॉनथन की जो हालत हुई होगी वो हम थोड़ी सी फील कर सकते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं और हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। और सुब जरा आज हल्दी वल्दी सेगमेंट में थोड़ी सी मिठास खोल देते हैं, क्योंकि आज बड़ा ही खूबसूरत और जायके वाली चीज जो है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बात होगी आज मुरब्बे की, जो कि मुख्तलिफ फलों और मुख्तलिफ चीजों के मुरब्बे देखने में तो बड़े ही दिलकश हमें नजर आते हैं, जायके में भी लाजवाब होते हैं, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मुरब्बाजात सिर्फ और सिर्फ रंगत और जायके की वजह से नहीं, बल्कि उनके जिस्मानी सेहत के लिए बहुत से फायदे भी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हम देख रहे हैं कि मुरब्बाजात ना सिर्फ हमारी ग़िज़ा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुरब्बाजात मकवी, मैदा और दिल होने के साथ हमारे जिस्म में जो खून की कमी है उसको भी पूरा करते हैं। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है हकीम अमार वहीद सुलेमानी साहब ने। अमार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें किस्में ज़रा बता दें, मुरब्बे की कितनी किस्में होती हैं? मुरब्बाजात की अक़साम को अगर देखा जाए तो अभी जो करंटली अवेलेबल है मार्केट में वो तो एक ही तरह का अवेलेबल है। ठीक है, वो तो सिर्फ चीनी में बना हुआ होता है और उसमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। लेकिन अभी भी घरों के अंदर बहुत सारे लोग मुरब्बाजात खुद बनाते हैं। घरों में बनाते हैं, जो उसमें आप चीनी में भी बना सकते हैं और शक्कर या गुड़ में भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर सके तो वो शहद में भी बना सकता है। और शहद से रिलेटेड आपको मुरब्बाजात से मुतालिक बताता चलूं तो आपको मालूम होगा, लोगों को मालूम होगा कि जो इजिप्शियन ममीज जो मिलती रही हैं उनके साथ शहद भी मिले हैं और शहद से बने मुरब्बाजात के जार्स भी मिले हैं। अच्छा। जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि 4000 साल से अभी तक स्टिल जो है वो ठीक हालत में मौजूद। मतलब आप 4000 साल तक प्रिजर्व रख सकते हैं मुरब्बे को। और मकसद भी यही है मुरब्बे को बनाने का। बेसिकली मुरब्बे का इसमें ना एक चीज जहन में रखिए, फायदा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फायदा जो रॉ फल है उसको फ्रेश खाने का है। लेकिन बात ये, अब तो ऑफ सीजन हम वैसे फल खा लेते हैं या आप ये कह लीजिए कि कोल्ड स्टोरेज की वजह से हमें ऑफ सीजन फल मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन आज से पहले जब ये चीजें नहीं होती थी तो उस वक्त किसी फल को ऑफ सीजन खाने का तरीका ही यही था कि उसका मुरब्बा बना लिया। तो फिर असली और नकली मुरब्बे की पहचान हमें किससे होगी? क्योंकि हमें तो मार्केट में जो मिल जाए हम ले आते हैं। अच्छा, जो मार्केट में अवेलेबल है ना उसको हम नकली मुरब्बा तो नहीं कह सकते, क्योंकि है तो वो भी किसी फल का ही। बस ये है कि उसके अंदर चूंकि प्रिजर्वेटिव ज्यादा डाले होते हैं, सेकेंडली उसका फायदा कम हो चुका होता है। उसकी वजह यह होती है कि जब आपने घर में बनाना होता है ना तो आप बेशक थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, आप बहुत नफासत से उसको बना रहे होते हैं। ठीक है। जबकि जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जाहिर है उनको जल्दी और उनको क्वांटिटी चाहिए होती है, क्वालिटी से गर्व नहीं होता। तो उसमें फिर ये होता है कि जब आप मुरब्बा बनाते हैं तो जो उसका पानी होता है, जो जिसके अंदर पहले पानी के अंदर आप उस फल को पकाते हैं, उसको अमूमन गिरा दिया जाता है और उसके बाद उसका अगला पानी डाल लिया जाता है। उससे ये होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशन, उसके अंदर जो चीजें होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, सारी वो चीजें गिर जाती हैं, जाया हो जाती हैं। और जब आप घर में बनाते हैं तो उसको हल्की आंच पे पकाते हैं तो वो जो उसका पानी जो निकला होता है पहले, जो उसका कहवा बना होता है, वो उसी के अंदर दोबारा जज्ब हो जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन जो है, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पूरी रहती है। और उसके बाद फिर ये होता है कि जब आप उसके बाद उसमें शहद या चीनी या कुछ भी डालते हैं तो वो चीजें नेचुरली प्रिजर्व हो जाती हैं।
आपको सिर्फ फाइबर और मीठा खाने को नहीं मिलता, बल्कि जो भी फल है, जो उसके फायदे हैं, वो आपको पूरी तरह से उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से गाजर का है, आमले का है, सेब, हरड़ का मुरब्बा है, फायदे में चाहूंगा कि आप जरूर हमें इनके बताएं। फायदे में आपको, वैसे तो इसमें सिंपल सा एक फार्मूला ये जहन में रखिए कि जो फल का फायदा है वो ही उस मुरब्बे का भी फायदा है। ठीक है। बस एक फायदा एक्स्ट्रा है कि ये कॉम्पैक्ट डाइट हो जाती है। फल जो है वो हर बंदा उतनी आसानी से हर फल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता जितनी आसानी से मुरब्बे को डाइजेस्ट कर सकता है। अच्छा, मुरब्बा, लेकिन इतना तो वो हैवी मीठा ऐड हो जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट यही है। उसमें पॉइंट ये है बेसिकली कि आप कोई नफीस तबीयत का बंदा भी है ना, जो कि कोई ज्यादा चीजें, वो मुरब्बा चूंकि आपने एक खास क्वांटिटी में खाना है, ठीक है, ये चीजें कोई भी चीज हो ना, कोई अच्छी भी चीज हो, एतदाल के साथ खानी होती है। तो लेकिन अगर आप एतदाल के साथ दें तो बच्चे को भी समटाइम आप कोई फल देते हैं, कोई ज्यादा दे देते हैं, उसको अगर डायरिया हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुरब्बा खाएगा तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन शर्त यही है कि उसको एतदाल के साथ खाएगा। इसमें फिर आपको मैं मुरब्बे के कुछ नुकसानात भी बता देता हूँ। नुकसान बेसिकली उसका एक नुकसान तो ये है कि अमूमन जब मुरब्बा मजे का बनाओ तो फिर एतदाल से खाना मुश्किल खाया जाता है। ठीक है, तो उसको जो है वो एतदाल से खाया जाए। बाकी ये है कि चूंकि अब ज्यादातर चीनी से बनते हैं और चीनी के अपने केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं वो आपने कोशिश करें कि अगर आप चीनी की बजाय शहद या गुड़ में बना लें तो पहले फिर इसका मतलब पहले फिर किन चीजों से बनाए जाते थे? ये जो मम्मी वाला टाइम था, जो भी आप शहद से या गुड़ से या शक्कर से। ठीक है, पहले ज्यादातर जो शहद से बनते होते थे, तो बाकी फायदे भी ज्यादा होगी, वो तो ऑब्वियस है। उसमें शहद का फायदा, शहद और चीनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी ये है कि अब जो जैम्स हैं वो भी बेसिकली मुरब्बे की ही एक शक्ल है, हाँ। लेकिन बस उसमें मसला ये है कि वो कोई भी चीज जितनी ज्यादा प्रोसेस हो जाती है ना, उसका फायदा उतना कम हो जाता है। तो अब तो खैर जैम जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में, उसके अंदर तो सिर्फ फ्लेवर डाला जाता है और प्रिजर्वेशन जो भी कोई उसके वो सोडियम बेंजोएट वगैरह डाले जाते हैं। और कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे मरीज हैं, डायबिटीज के तो चलें समझ आ जाता है कि मीठा बहुत होता होगा तो वो तो शायद अवॉइड ही करें बेहतर है, और कौन से ऐसे मरीज हैं जो खाएं जिनके लिए फायदेमंद हो, और वो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ना खाएं तो उनसे बचे ही रहे? अच्छा, इसमें ना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है, आपको अगर किसी फल से एलर्जी है तो आप उस फल का मुरब्बा खाएंगे तो आप उसका नुकसान होगा आपको। ठीक है, और अगर आपको अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है, क्या आप अगर थोड़ा खाने लगे, मतलब एक हरीड़ का मुरब्बा है, बड़ा मशहूर है, आप 2 दाने 3 दाने खा लें, ठीक है, इट्स इनफ। अगर आप उसको जो है वो आपको मजा आता है और आप उसको 6-7 दाने खा लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान होगा। फलों के हवाले से भी सर अक्सर कहा जाता है कि सेब जो है वो आप दिन के औकात में खाएं जब तक सूरज की रोशनी है, और माल्टे के हवाले से भी कुछ ना कुछ मखसूस टाइमिंग का कहा गया होता है, तो मुरब्बे के लिहाज से भी कहा गया है मुरब्बा ज्यादा बेहतर होता है कि इसको नाश्ते में यूज किया जाए, ताकि इसकी एनर्जी जो है वो आपके पूरे दिन के अंदर जो है वो आपको डाइजेस्ट भी हो जाए। और ठीक है, यानी कि जो वक्त बेहतर है वो फिर नाश्ते में यूटिलाइज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को फिर होता है कि रात का खाना खाया तो उसके बाद कुछ मीठा खाना है तो वो मुरब्बे की सूरत में खा लें, तो वो क्या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू करता है? इसमें सिंपल सा ये है, अगर तो आपने रात का खाना खा के सो जाना है और आधे पौने घंटे में, फिर तो आप बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, अगर आपके पास कोई 3-4 घंटे के, आप कोई 5-6 बजे खाना खा लेते हैं, रात का 8 बजे खा लेते हैं, आपने 12 बजे सोना है, फिर आप खा लें, उस वक्त तक फिर डाइजेस्ट हो जाता है काफी हद तक। लेकिन बेहतर होता है कि अगर आपने रात को कुछ भी हैवी खाया हो तो फिर आप उसके बाद कुछ ना कुछ वॉक लाजमी कीजिए ताकि आपका डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, और ये आमले के मुरब्बे के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली उसे खाना इम्पॉसिबल सी बात है, मुरब्बे की कंडीशन में आप फिर खा सकते हो। दूसरे कि आमला रीठा मैंने तो हमेशा शैम्पूज वगैरह में ही सुना है, तो क्या इसका इस्तेमाल बालों वगैरह के लिए भी अच्छा होता होगा? आमला और हरीड़, रीठा तो रीठे का मुरब्बा नहीं बनता अमूमन, आमले का तो अवेलेबल होता है। आमले का मुरब्बा वन ऑफ द बेस्ट मुरब्बा जात में से, मतलब बाल गिरने के लिए, बाल जो उनके सफेद हो रहे होते हैं उनके लिए, इसके अलावा विटामिन सी का एक बहुत अच्छा वो कंपाउंड है और मतलब ये आमले का मुरब्बा स्पेसिफिकली बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर बंदा, लेकिन बस शर्त ये है कि 2 दाने से ज्यादा ना खाया जाए। 2 दाने खा ले, 3
इसके अलावा जो एक और मुरब्बा जो बही का मुरब्बा है, जो कि बही जिसको अमूमन आप मार्केट में फल अवेलेबल नहीं होता, चले सेब और केला तो आपको हर वक्त मिल जाते हैं, सेब टाइप का वो सेब टाइप का फ्रूट है। ठीक है। तो इसका मुरब्बा तो ये तो चूंकि इसका तिब्बे नबी में भी इसका जिक्र आया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी सहाबी को कहा था कि बही जो है वो इस्तेमाल करो और वो दिल के लिए अच्छी है, दिल की गिरानी दूर करती है। तो इसका मुरब्बा और आमले का मुरब्बा ये खासकर ये वन ऑफ द बेस्ट मुरब्बा जात में से हैं। इसके अलावा सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, ये तो आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, बहुत आसानी से। हरीर का जो मुरब्बा है उसके क्या फवायद हैं? हरीर का मुरब्बा बेसिकली ये भी नजर को भी अच्छा करता है और आपके बालों को भी स्ट्रांग करता है, बेसिकली दिमाग को भी आपके डिटॉक्स भी करता है बेसिकली। ठीक है। और जो गाजर और सेब हैं वो खाली टेस्ट के लिए या उनके भी कोई अपने? सेब का तो देखें वो रोज एक साथ सेब खाएं और कभी डॉक्टर के पास ना जाएं। तो आप अगर सेब नहीं भी खा सकते, सेब का मुरब्बा, मैं अपना अगर पर्सनली भी बताऊं तो हमारे घर में मेरी वालदा जो है वो स्टिल सेब का मुरब्बा घर में बनाती हैं और मुझे लगता है कि अगर मेरी कोई हेल्दी डाइट है तो वो सिर्फ सेब का मुरब्बा है, जो कि नाश्ते में ऑलमोस्ट मैं डेली खाता हूँ। ठीक है। और सेब के सारे फवायद है। गाजर से ये है कि आपका खून बनाती है और गाजर में तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको इन फलों से, अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आप मुरब्बा जात की शक्ल में इनको अगर अपनी टेबल पे रख लें तो फिर आपको फायदा मेनली ये होगा कि आपको 40s के बाद फिर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि आपकी डाइट से आपकी कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा, वो लोग जिनको जिगर की बड़ी बीमारियां होती हैं, खून नहीं बना रहा होता जिगर, लीवर के लिए कौन सा मुरब्बा के लिए? गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छा है। लीवर के लिए आम का मुरब्बा बहुत अच्छा है। आम का, हाँ। तो आम का मुरब्बा भी, आम का जिस तरह जैम भी बनता है इसी तरह मुरब्बा भी, अभी तक अचार भी बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करता जाऊं, मुरब्बे के साथ मुरब्बा मीठे की तरफ आ गया, अचार खट्टे की तरफ, कि जिन चीजों के अगर कोई शुगर का पेशेंट है वो किसी चीज का मुरब्बा नहीं खा सकता तो वो उस चीज का अचार खा सकता है। और अचार और मुरब्बा जात दोनों चीजें ही जो हैं वो कदीम जमाने से बनती आ रही हैं और वो दोनों चीजें बेसिकली उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए होती थी। ठीक है। अच्छा, जैसे अब आप भी बता रहे हैं कि आपके घर में तो बनता है, तो कितना को मुश्किल प्रोसेस है या कितना आसान प्रोसेस है, या हमने इसको मुश्किल बना दिया हुआ है? जो घर में तो चूंकि वायर है, एक हमारे अपने लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में बनता है, 3-4 किलो सेब लेके या जो 2-1 दिन तो लगते हैं, लेकिन बात यह है कि मुश्किल प्रोसेस सिर्फ आपको सेब में 2 काम करने हैं। एक उसका छीलना है और उसके बीज निकालने, उसके बाद उसको आपने हल्की आग के ऊपर जो है वो घर में चूल्हे पे चढ़ा देना है। फिर आपको नजर रखनी है 2-3 दिन। अच्छा, उसके बीज कैसे निकाले? क्योंकि हमने अक्सर ये भी देखा है कि जो सेब के वो होते हैं वो लोगों ने अक्सर गोल गोल ही रखे हुए होते हैं, किसी हकीम वगैरह की शॉप पे जाओ तो वो वैसे तो बीज अगर बीच में भी रह जाए तो इशू नहीं है, लेकिन वो पक के जो है ना वो आपको खाने में जरा बदमजा करेंगे। तो वो आपकी तबीयत पे अगर नफीस कोई बंदा है तो उसको तो उसमें वो पीलर्स जो होते हैं वो उसको घुमा के अंदर से उसके आप उसके बीज निकाल। आप ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन का प्रोसेस है? बस वो ये होता है कि आपने एक दफा छील के उसको हल्की आग पे रख दिया, फिर उसका अगर तो देखें उसका आपने पानी गिरा देना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वाया करनी है, फिर 1 दिन में बन जाएगा, फिर इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उसका पानी उसी के अंदर खुश्क हो और उसकी नमी भी खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद आप उसमें शीरा या गुड़ का या चीनी का या शहद जो भी डालें, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जाहिर है कोई ज्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में। आपने तो तरीका थोड़ा अगर आप गाइड कर दें लोगों को, क्योंकि कल भी एक हमारे यहाँ हकीम साहब आए थे तो वो एक कहवा बता के गए थे और मैंने तो घर जाके ट्राई की। मैं अनवार से भी पूछी कि अनवार आपने बनाया नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने घर पर कह दिया, आज तैयार हो लोगों के लिए जरा आसानी हो जाएगी अगर तरीकाकार उन्हें पूरा पता चल जाए। अगर तो सेब के उससे रिलेटेड आप सेब का और गाजर का, तो चूंकि इसमें ना कोई फल भी मीठा होता है और मुरब्बा भी मीठा बनना होता है, तो इसमें इशू नहीं होता। बता दें क्योंकि बस इसमें सिंपल उसको पील करें, उसके बाद उसको आप पानी में डाल के, अगर ये डिपेंड करता है कि कितना फल है, ठीक है, 3 किलो है 4 किलो है, आप उसको एक देगची में डाल के उसमें पानी डाल के आप उसको ढक के हल्की आग पे रख दें। वो आहिस्ता आहिस्ता वो पकता जाएगा, नरम होता जाएगा। वैसे भी अनवार जितनी गैस आ रही है आजकल उस हिसाब से 2 दिन में पकेगा। 2 हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो पानी खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपने अगर तो 4 किलो सेब हैं तो ऑलमोस्ट 4 किलो के करीब ही चीनी डलेगी। अगर चीनी डालें, अच्छा, उसका फिर आप वो बना के शीरा बना के उसके बाद फिर आप उसको उसमें डाल देते हैं, फिर दोबारा हल्की आग पे रख देते हैं और 2 दिन बाद मुरब्बा तैयार होता है। बस ये है कि जब आप घर में बनाते हैं सेब, अगर एक चीज और कोई किसी भी चीज का मुरब्बा हो, ये जहन में रखिए
कि बेहतरीन फल चूज कीजिए और मतलब कोई ऐसा ना हो जो भी किस्म हो। सेब का मुरब्बे में खासकर कच्चा सेब जो है वो बेहतर रहता है, जो ग्रीन कलर का हो और छोटा हो, जूसी जो होता है वो अच्छा रहता है। जो जितना पका हुआ सेब होगा उसका इशू ये होगा कि बेसिकली जब वो आप उसको पकाएंगे वो पहले ही अगर वो नरम हो गया तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा। उसका नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ इसके कि आपको खाने में ये देखने में वो एक आपको जैम की तरह, लेकिन वो मुरब्बा नहीं बन सकेगा, फल साबित नहीं रहेगा। इसी तरह सेम गाजर का जो हरीड़ के या जो थोड़े से जिस तरह एक कोड़तुम्मा होता है फल जो शुगर में भी यूज होता है, तो वो वैसे शदीद कड़वा होता है, वैसे खाना उसको एक अजाब होता है। ठीक है। इस तरह के जो मुरब्बा जाते हैं उनको बनाने के लिए उसमें फिर होता है कि आप उनको चूने के पानी से साफ करते हैं, जो चूना जो पान पे भी लगता है, कली में जो यूज होता है हमारे, उसके पानी से आप उसको उसमें भिगोते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर 3-4 दफा ये प्रोसेस करते हैं, उससे उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। फिर उसके बाद मुरब्बा जात बनाए। तो चलिए थोड़ा सा लेंथी काम हो गया, लेकिन गाजर और सेब और आम का मुरब्बा तो हर कोई घर में बना सकता है। और इसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ सेब ही है और शीरा ही है और तीसरी चीज कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी डालने की, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अमूमन जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि आपने ये जो अपने लिए सेब का मुरब्बा बनाना है, ये आपने खुद ही खाना है, आपके 4000 साल बाद किसी ने नहीं खाना। तो इसीलिए आप 3-4 किलो बनाइए, इतना बनाइए कि जो आपका महीना 2 महीने 3 महीने चल जाए उसमें और उसके बाद आप खा लीजिए। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया हकीम अम्मार वहीद सुलेमानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू द क्रिएटिव सेगमेंट। क्योंकि फन किसी चीज का मोहताज नहीं होता और फन और फनकार दोनों लोगों के दिलों को छूते हुए हमें नजर आते हैं। खताती बहुत ही बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारी शाखें हैं। कैलीग्राफी के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि जिसका इस्लामी फ़न खताती का एक अहम सतून माना जाता है, मगर आज जो फनकार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ये इस फ़न में बड़ी ख़ास अहमियत रखते हैं। चावल के दानों पर कलमा तैयबा, दाल पर खताती, यहाँ तक कि मेडिकल की गोलियों पर भी उनकी खताती की नकूश मौजूद है। बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इसीलिए इन्हीं से बात करते हैं। मिर्जा साजिद बेग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मेरे शो में ज्वाइन किया है। साजिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं। अच्छा, तो ये कब से ये मुनफरिद खताती आपने शुरू की है? ये शौक मेरा बचपन ही से था और मालिक हकीकी ने मेरी तख्लीकी सलाहियतें बरकरार रखी और मुझे कामयाबियों से हमकिनार किया। ठीक है। और अच्छा, बिल्कुल आसान नहीं है इतनी छोटी चीजों पर, जैसे कि हम अभी देख भी रहे थे कि वो जो टैबलेट्स हैं, जो मेडिकल की गोलियां हैं, उन पर भी आपने बहुत सी चीजें बनाई हैं, लिखी हैं। बड़ा बारीक बीनी का ये काम है जी। हर चीज में, हर काम में मेहनत तो लाजमी है, मेहनत से ही काम होता है। ये मेरे पास पड़ी हैं, मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं और ये देखें खाना काबा बनाया हुआ है और इसके बाद मदीना मुनव्वरा माशाल्लाह और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इंशाल्लाह मौजूद अभी बनेंगे, नवाज शरीफ साहब। ठीक है, फिलहाल साबिक वज़ीर आज़म। हाँ, ठीक है। और कायद आज़म इलामा इकबाल की ये चीजें। कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक चावल के दाने पर, एक टैबलेट पर ये पेंट करना? ये तकरीबन मैं 2-3 मिनट में ये बना लेता हूँ। 2 से 3 मिनट में हो जाती है इतनी जल्दी? जी, तो ये प्रैक्टिस की बात है। नजर के लिए क्या फिर आप खाते हैं या क्या इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नजर बड़ी तेज होनी चाहिए। बादाम ही खाता हूँ बस। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है, करम है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आपके साजिद, इसके अलावा भी आप जो आर्ट वर्क कर रहे हैं वो पाकिस्तान में तो आपने कर रखा है, लेकिन इंटरनेशनली भी कुछ कॉम्पिटिशंस आपने पार्टिसिपेट किया था जी, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्कत, ओमान, उधर मैंने सुल्तान कबूस की तस्वीर बनाई थी दाल के दाने पे। अच्छा, और उन्होंने मुझे अपनी एक शनफ्री कंपनी है, उसके वजीर थे सईद बिन अहमद, उसकी कंपनी में मैं एज ए फोरमैन तकरीबन 2 साल रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और पाकिस्तान लेवल पे तो काफी मैंने कंपटीशन मुकाबले जीते हैं, एग्जीबिशन भी हुई है अलहमरा में मेरी। तो कितनी पजीराई फिर मिलती रही है? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और फन के हवाले से काफी पजीराई हुई है मेरी।
ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, जैसे हमने चावल के दाने का जिक्र किया है, दाल के दाने का या टैबलेट्स का जिक्र किया, और कौन कौन से कैनवसेस पर आपने काम किया हो? जी मैं ज्यादा इसके अलावा पेंसिल वर्क किया मैंने। ठीक है। वाटर कलर में, ऑयल पेंट में भी, वाटर कलर में मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं। जी ये देखिए, ये पाकिस्तान बनाया मैंने, और ये वाटर कलर में है। ठीक है, ये आप दिखा दें प्रॉपर्ली। हाँ जी जी प्लीज आप दिखाएं कि हम चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स जो हैं वो फिर देख सकें इसको। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताते रहिए हमें कि आर्ट का कितना स्कोप देख रहे हैं आप विद इन द पाकिस्तान। लोग मतलब यानी कि कितना इसको पसंद करते हैं, या घरों के लिए लेकर जाना, ऑफिस के लिए लेकर जाना? ये पाकिस्तान में बस कुछ है, तकरीबन 40%, ज्यादातर आउट कंट्री में ही हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हैं जो फन की पजराई करते हैं। ठीक है। ज्यादातर आपको पता है अवाम तो इस वक्त बहुत मसलों में उलझे रहते हैं। तो फिर अभी आप मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे मेरा, अच्छा। ASI आर्ट्स के नाम से। ठीक है। मेरे साथ होते हैं इसरार अहमद भाई, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। और तो क्या उस चैनल के थ्रू आप लोगों को अपना फन सिर्फ दिखा रहे हैं या सिखा भी रहे हैं? सिखा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जा रहा है। ठीक है। और सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम चल रहा है मेरा इंशाल्लाह। तो ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या शौक रखते हैं, या इसके अलावा क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैं इंशाल्लाह अभी मेरा प्रोग्राम है लाहौर में, मैं तकरीबन अभी आया हूँ, 1 साल हुआ है। ठीक है। और छोटी सी आर्ट गैलरी बनाने का मेरा प्रोग्राम है। ठीक है। और तो पहले किस इलाके में आप रहते थे, और फिर वहां पर कैसा आपको इसका फीडबैक मिलता था? मेरा इलाका जी तांदलियां वाला है, जिला फैसलाबाद। उस मेरे सिटी में मेरी बहुत पजराई होती है, और मुझे काफी इनामात मिले हैं, पाकिस्तान लेवल पे काफी इनामात मिले। तो अगर किसी ने आपकी ये जो बनाए हुए आर्टिकल्स हैं इनको परचेज करना है, तो लाहौर में आपने किन जगहों पर जो है वो अपना ये आर्ट का काम रखा हुआ है, डिस्प्ले में रखा हुआ है? अभी किया नहीं, लेकिन प्रोग्राम है मेरा आगे चलकर आपका प्रोग्राम। अच्छा, लोग ना थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि लोग पेंटिंग्स खरीदते नहीं हैं। हमारे यहाँ मोस्टली लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जाती है कि उन्हें अपने ड्राइंग एरिया में किस किस्म की पेंटिंग्स रखनी है, या उन्हें अपने लाउंज में कौन सी लगानी है। ऑफिस में तो चले हमें पता है, हाँ, नहीं है आर्ट सेंस नहीं है। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड करें। इस सिलसिले में ये ज्यादातर लोग अपनी पोर्ट्रेट बनवाते हैं, या ज्यादा कैलीग्राफी में, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक आयात में। हाँ जी। ठीक है। तो यही सिलसिला है। अगर कोई भी शख्स अपना पोर्ट्रेट बनवाता है, लाइक जैसे मैं ही कहती हूँ कि साजिद आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएं, तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? ये लाइव स्केच तो मैं बना लेता हूँ तकरीबन 1 घंटे के अंदर। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन उसके लिए स्टक होके बैठना पड़ता है, और वो मैं बैठ नहीं सकती। वो तो होना पड़ता है। और जो पोर्ट्रेट होता है उसमें तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, अनवार की हाइट थोड़ी ज्यादा है, एक दिन ही हाइट भी ज्यादा है। जैसे खवातीन का आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में पोर्ट्रेट बन जाता है, मर्दों में तो कम टाइम लगता होगा, मेकअप कम करना पड़ता होगा। उसमें आधा घंटा लगता है। वैसे ये ज्यादा है, मर्दों में आधा घंटा क्यों काम का? मर्दों के नकूश जल्दी बन जाते हैं, और लेडीज के जरा ज्यादा एहतियात से बनाने पड़ते हैं। जिस तरह ज्यादा एहतियात से आप लोगों का मेकअप लिप फिलर्स जैसे बिगाड़ देते मुंह को, तो कुछ ना कुछ खराब हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आर्ट गैलरी आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं लाहौर में एस्टैब्लिश करना, और किस की तस्वीर बनाने का शौक है? पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, या फिर हम किसी भी दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें? मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अपने पंजाब का कल्चर, अपने पाकिस्तान का कल्चर बनाऊं। ठीक है। जो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इसमें मैं इंशाल्लाह काम करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। जिस तरह से वॉल्ड सिटी है, हाँ जी, हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा फेमस है। जब भी टूरिस्ट भी आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि लाहौर अगर आए हैं तो वॉल्ड सिटी देख के जाएं, और उसको हमने देखा बहुत से आर्टिस्ट ने वहाँ उसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया है। तो वॉल्ड सिटी की कोई तस्वीर बनाने की कोशिश मैंने अभी तो एक देखा शाही किले के, हाँ जी, इसमें है बादशाह मस्जिद की है। ठीक है। तो कितना वक्त फिर इसको बनाने में लग जाता है? वक्त आपके सामने है, टाइम तो लगता है हर काम में। हाँ जी, इंशाल्लाह। और जो आपकी पेंटिंग्स है उसमें दीवारें चीन की भी है, बड़ी कलरफुल सी, इसको कितना टाइम लगा है बनाने में? इसमें बहुत मेहनत हुई है मेरी। ये ठीक है। तकरीबन 8 घंटे लगे इसमें। 8 घंटे। इसमें बहुत बरीकी, ये वाटर कलर में सबसे मुश्किल वाटर कलर है। कितने कलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं? तकरीबन इसमें 7 कलर हैं। 7 कलर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। और 8 घंटे का वक्त।
हाँ जी लगा है। तो कंटिन्यूसली आपने बैठ के एक ही वन गो में बनाते हैं? नहीं, टू गो में मैंने काम किया। ठीक है, 4 घंटे लगातार। और उसके बाद कहते हैं कि आर्ट करने वाला जो शख्स होता है उसको अपने काम के लिए मूड स्विंग्स भी बड़े डिपेंड करते हैं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल, ये कितना बेटर करता है कुछ भी स्केचिंग करते हुए? जैसे कि अभी आप बैठे हैं, आपका तो मूड नहीं है, मैं कह दूं नहीं आज तो आपने मेरे बना के जानी काम करके जाए, तो वो कितना टफ हो जाता है किसी भी मैं अपने मूड पे बनाता हूँ, मेरा मूड हो तो मैं बनाता हूँ। ये अपनी अपनी कैफियत होती है हर आर्टिस्ट की, और मेरा जब मूड हो फिर मैं बनाता हूँ, चाहे जो भी हो, मेरा माइंड करेगा मैं बनाता हूँ तस्वीर। तो एक पोर्ट्रेट फिर मेरा ख्याल है हमें भी बनवा लेना चाहिए किसी दिन वक्त निकाल के, क्योंकि बिल्कुल जनाब, मूड आपका जिस दिन हो फिर हमें भी आप बताएंगे कि मेरा मूड है या नहीं है। मूड कब है? ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत से आर्टिस्ट पता चले इनका मूड खराब है, हमारा मुंह बिगाड़ दिए। ठीक है। नहीं, जिस तरह के हमने अभी पोर्ट्रेट्स देखे हैं वो तो बड़े ही कमाल बने हुए हैं। डिपेंड कर रहे थे ना। ये भी है कि वो उन्होंने अपने मूड के हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर्टिस्ट मिर्जा साजिद बेग हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पानी की अफादियत से मुताल्लिक, और इसमें हम 2 तरह से आपको गाइड भी करेंगे, एक पीने के हवाले से और एक पानी जब हम नहाते हैं तो वो हमें गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए या ठंडा पानी इस्तेमाल मतलब आज आप ये बताएंगे कि ठंडा पानी बोतलों में रख के फ्रिज में रखें और गर्म पानी को चूल्हे पर तेज रख के गर्म कर लें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ मेरा ख्याल है जब भी, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो ज्यादातर यही कहते हैं कि आप पानी ज्यादा पिया करें, पानी का इंटेक आपका पूरा होना चाहिए, आपको डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, और पानी पीने के बेशुमार फवाइद भी हैं। लेकिन क्या हम सबको ये मालूम है कि जो तिब्बी माहिरीन है वो ये बताते हैं कि पीने के लिए नीम गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं कि चाइनीज जो हैं हमेशा से ही नीम गर्म पानी पीते हैं, जो कि उनकी बॉडी को लंबे अरसे तक बहुत बेहतर रखता है, जिससे वजन में भी कमी होती है, नज़ला जुकाम से भी आपको निजात दिलाता है, और बहुत से इसके जो दीगर फायदे हैं वो भी आपको मिलते हैं। बिल्कुल। और नीम गर्म पानी जो है वो जायका ना होने के बावजूद एक लाजवाल इलाज है जो आपकी बहुत सी तरीकों से मदद करता है, आपकी स्किन से लेकर आपकी जो टोटल आपका हेल्थ है उसको, आपको पानी कुदरती खुसूसियात से भरी हुई है। इस हवाले से रिसर्चर्स ये भी बता रहे हैं, एक्सपर्टीज उनकी ये बताती हैं कि अगर हम पानी बतौर दवा इस्तेमाल करें तो 80% बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नीम गर्म, क्योंकि हमारे यहाँ जो रुझान है वो ये है कि ठंडे यख पानी का है। फ्रिज में जो हम पानी रखते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर गर्मियों में तो हम बिल्कुल भी, मेरा ख्याल है वो बर्फ वाला पानी पी रहे होते हैं। तो तरीकाकार भी यही है कि सुबह निहार मुंह जो 2 गिलास नीम गर्म पानी के हैं वो आपने पीने हैं, ज्यादा से ज्यादा घूंट लेने हैं, बहुत आराम से बहुत आहिस्ता से ये पानी पीना है। निहार मुंह गर्म पानी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो डाइजेशन सिस्टम हम जिसकी रोज बात कर रहे हैं रोज कि वो आजकल लोगों का बहुत ज्यादा खराब है, खाना खाने के बाद पेट जो है उनके वो फूल जाते हैं, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने में। अच्छा, इससे हम लोग एक इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, जब आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो वो आपकी बॉडी को अंदर जाके फिल्टर करता है, वो साफ करते, और आपका जो गंदा फुजला होता है वो डेफिनेटली आपकी छोटी आंत में जाता है। फिर हम देखते हैं कि आप डिटॉक्स होने की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। यही वजह है कि आपका लीवर भी जो है वो भी अच्छे तरीके से खून बना रहा होता है और खून भी साफ होता हुआ हमें नजर आता है। फिर यूरिन का पास होना, आप वहां पर ही इससे अंदाजा लगा लें कि सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना आप लोगों के लिए कितना अच्छा होता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी इससे बड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, और नीम गर्म पानी से कतई मुराद बिल्कुल भी खौलता हुआ पानी नहीं है कि आप फिर पानी को बॉयल करके पीने की कोशिश करें, क्योंकि उससे फिर आपके मुंह में छाले बनेंगे, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। पानी का जो टेम्परेचर है तो आसानी ये है इसमें कि 54 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पानी गर्म होना चाहिए। इससे ज्यादा जो गर्म पानी होता है वो फिर मुंह में आपके छाले बनने का सबब बन सकता है। तो नीम गर्म पानी पीते हुए इसमें अगर आप थोड़ा सा विटामिन सी के लिए, जो कि लेमन हम कहते हैं, वो ऐड कर लें, उससे आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। और अगर कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को पीने में मसला आता है कि मीठा उन्हें हर चीज में चाहिए होता है, तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, उसके टेस्ट को थोड़ा सा। और आजकल तो अनवार की दुर्गत बन रही है, सुबह अनवार जो है ना वो कहवा पी रहे होते हैं, उसके बाद आधा
एक घंटा भी नहीं होता यार मुझे भूख लगने लगी, अब पता नहीं क्या होगा। देखें ना कि डाइजेशन सिस्टम को आपके कितना बेहतर कर रहा है। यही हम बता रहे हैं कि आपने अगर अपने डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करना है, अपने वजन को कंट्रोल करना है और अपनी जो दीगर बीमारियां हम देखते हैं ना अंदर, हमारे अंदर वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, नज़ला जुकाम है, वो हमारी एक इम्यूनिटी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दूसरी पहले वो जो लेमन वाला आपने जिक्र किया ना, कुछ लोग वो भी होते हैं जिनका गला मेरी तरह बहुत नाजुक होता है, तो वो लोग लेमन डालकर ना पिए, वो हनी डालकर जो है वो नीम गर्म पानी में पी ले, तो वो भी वजन को कम करने में मदद देगा और इससे आपका मैदा भी साफ होगा। जरा ठंडे पानी की तरफ बढ़ते हैं। ठंडे पानी के फायदे हैं, बज़ाहिर तो वो बड़ा तकलीफ थे आज के मौसम में जब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हम जो ये बताने लगे हैं वो खुद भी कभी ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, लेकिन आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो साइंस हमें ये बता रही है कि ठंडे पानी से नहाना दर हकीकत जो मुतअद्दिद सेहत बख्श फवाइद हैं उसका हामिल है, क्योंकि रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ठंडे पानी से जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं उसमें जो एक सर्कुलेशन है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और जिस्म में जो सर्दी के खिलाफ एक मज़ाहमत है, जो एक रेजिस्टेंस है, उसको वो बेहतर बनाता है। ऐसी मज़ाहमत मुझे नहीं चाहिए, नहीं बहुत से लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन फिर ठंडे पानी फायदे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है वो यही बताता है कि जो आपका मुदाफ़िती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसको ज़्यादा मज़ीद जो है वो एक्टिव कर देता है और ये आपकी मुदाफ़िती खुलियों की पैदावार को भी बढ़ाता है, जबकि ठंडा पानी मजमूई तौर पर आपके आसाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है। वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है, आपके आसाब का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ठंडे पानी से नहाना है, नर्व्स पे कंट्रोल रहता है आपकी और दिमागी होशियारी और बेदारी में भी खासा इजाफा हो जाता है। इसलिए बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने की कुछ वीडियोस हैं जो हमने देखी हुई है या सुना भी बहुत लोगों से हुआ है कि जो एक उस टफ ट्रेनिंग का हिस्सा है वो सबसे पहला काम जो होता है वो ठंडे पानी से नहाना होता है। मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए और वो उनको देखिए, हम देखते हैं ना कि कितने ये स्ट्रांग हैं, कितने ये टफ हैं, तो वो टफ होने की वजह ही यही है कि वो अपने आप को सोल नहीं होने देते हैं। बिल्कुल, और ये कुदरती जो तवानाई है उसको फरोग देता है जिससे आप खुद को एक्टिव महसूस करते हैं। और ये तमाम वो बातें हैं जो कि रिसर्चर्स ने बताई हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठंडे पानी की जो नुमाइश है एंडोर्फिन हार्मोन की सतह को भी बढ़ाती है। एंडोर्फिन ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे मूड को बेहतर करता है, जैसा से हम उस दिन बता रहे थे ना कि चॉकलेट खाने से भी हमारा मूड बेहतर होता है, उसी तरह से ठंडे पानी से जब आप नहाएंगे तो आपकी जो तनाव और इस्तराब की कैफियत है ना, चिड़चिड़ापन रहना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कम हो जाएगी। ठंडा पानी हमारे स्किन पर मौजूद जो चिकनाई है उसकी कमी को भी कम करने में मदद करता है और ये बालों को कुदरती चमक भी फ्राहम करता है। अच्छा, वैसे वाकई मैंने ये देखा है कि मैं तो खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जब भी मैंने सर्दियों में भी बात लेना है तो नीम गर्म पानी से नहा लिया, लेकिन जो बाल है ना वो ठंडे पानी से ही आप धोएं तो जरा बेहतर रहता है, उससे बालों का टेक्सचर भी खराब नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो जिस्म अपना बुनियादी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए अपनी एक तवानाई खर्च करता है, जिससे इजाफी जो कैलोरीज हैं वो भी कम होती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी बड़ा बेहतर स्ट्रांग हो जाता है। तो जनाब यहीं पर होता है हमारे शो का टाइम खत्म और वीकेंड का स्टार्ट होने वाला है। दुआ को है कि इस्लामाबाद की तरह लाहौर में और दीगर शहरों में भी बारिशें हों इस वीकेंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रख ले, पीर को आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए।